जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो 22 जून के करंट अफेयर आज हम करने वाले हैं और अब इसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसे 23 जून के एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स कि जो भी आपने कल एमसीक्यूज या करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं आपको कल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात यह है कि अगर कोई भी वीडियो मॉर्निंग में डलता है, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं कोई भी वीडियो मॉर्निंग में डाल रही हूँ तो वो पूरे दिन का करंट अफेयर्स कैसे रिफ्लेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। सेम इज द केस ओवर हियर कि हम अगर करंट अफेयर्स ला रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो मॉर्निंग में उस दिन के करंट अफेयर तो नहीं ला सकता कोई। तो अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि वो उसी दिन के करंट अफेयर्स ला रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज बी फूलिंग यू, और समवेयर और द अदर उस बात में कुछ गड़बड़ है। तो हम इस चीज को बहुत ही फैक्चुअली और बहुत क्लियरली सामने रखते हैं कि जो भी हम करंट अफेयर लाते हैं वो लास्ट डे को आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, हम उस बेसिस पे एमसीक्यूज लाते हैं, तो आप भी एनालाइज कर सको कि क्या क्या पढ़ा है, और इनकेस आपके क्वेश्चंस हो भी रहे हैं तो जो जो मिस हो गया होगा वो एटलीस्ट आपका एमसीक्यूज के थ्रू कवर हो जाएगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी 2010 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मॉक करने की। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम मॉक क्वेश्चन करते हैं ना बेटा, तो मॉक क्वेश्चन करने के बाद अगर उसका आंसर हमें नहीं पता होता है और गलत हुआ होता है वो क्वेश्चन, तो वो आंसर हम कभी नहीं भूलते, और अगर सही हुआ होता है, हमने प्रैक्टिस किया होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो आप अगर इंकलकेट करते हो, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर आवर अकेडमी, बट एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. The question in front of your screen is, let me bring my marker. Okay, the question in front of your screen is, recently seen in the news, the term blue ocean event is related to what? Melting of ice at Arctic Ocean, melting of ice at Himalayas, melting of ice at Antarctica, or melting of ice at North Atlantic ओशियन. अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए और फिर हम करते हैं आगे की तरफ काम. रिसेंटली सीन इन द न्यूज, द टर्म ब्लू ओशियन इवेंट किससे रिलेटेड है? अब ब्लू ओशियन इवेंट क्या है, किससे रिलेटेड है, ये क्यों जाना इंपॉर्टेंट है? कि ठीक है ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन है, बट आपके में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़ा रही हो. तो दिस इज बोथ फॉर बोथ पीपल हु आर गोइंग फॉर एनडीए और आइदर दे आर गोइंग फॉर सीडीएस, इट इज इक्वली इक्विवेलेंट फॉर बोथ ऑफ देम फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स. ठीक है, तो दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेल्टिंग ऑफ आर्टिक ओशन. एक ऑब्जर्वेशन आई है, एक रिपोर्ट आई है, कम्युनिकेशन करके एक रिपोर्ट है जिस नेचर कम्युनिकेशंस, जिसमें ये इस्टेब्लिश किया गया है कि आने वाले सालों में आर्टिक ओशियन का जो वाटर लेवल यानी जो स्नो है, जो सी है, वो मेल्ट हो जाएगी, और समवेयर और द अदर वो 1 लेवल ड्रॉप करता है अगर, तो हम उसे बोलते हैं कि वहाँ पे ब्लू ओशियन इवेंट हो रहा है. ब्लू ओशियन इवेंट मीन्स कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अगर लेवल ड्रॉप करता है आइस का, तो उसे ब्लू ओशियन इवेंट कहा जाता है, और ये पर्टिकुलरली आर्टिक ओशियन में ऑब्जर्व किया गया है. इसके अकॉर्डिंग आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा स्नो का और उस पर्टिकुलर ग्लेशियर्स का, जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently seen in the news, the mRNA vaccine Gemovac OM is developed for which of the following variant of COVID-19? अब कहोगे मैम कोविड कब का खत्म हो गया, ये थोड़ी ना करंट का क्वेश्चन. नहीं बेटा, दिस इज माय पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कि आप जब करंट अफेयर्स उठाइए, तो जब कोविड स्टार्ट हुआ था उससे करीब 1-1.5 साल तक कोविड से रिलेटेड जो अलग अलग वेरिएंट्स के वैक्सीन बनते थे वो पेपर में पूछे गए थे, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे पर्टिकुलरली एफकैट हो, और या फिर आपका CAPF का पेपर हो. ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, पूछ सकते हैं. तो ये पर्टिकुलर जेमकोवैक OM जो है वो डेवलप किया गया है ओमिक्रॉन के लिए. ठीक है, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उसके लिए पर्टिकुलर वैक्सीन डेवलप की गई है, सो दैट इससे कहीं ना कहीं mRNA बेस्ड है और इससे कहीं ना कहीं फाइट किया जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? अब 20 जून, 21 जून, 19 जून, 22 जून. अब क्वेश्चन आता है मैम इतने ज़्यादा डेज के क्वेश्चन क्यों? बेटा देखिए, एक डे हमेशा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. अगर उस दिन कोई नेशनल इंपॉर्टेंस से वो डे है तो है ही है. दूसरी बात, अगर उस पर्टिकुलर डे पे कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो करंट के रिलेशन से इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको मैं बताऊं जो हाइड्रोग्राफी डे है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने INS कोची पे विजिट किया था और वहां पे कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया था इस पर्टिकुलर डे पे ही. तो ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे किस दिन होता है? तो इट इज ऑन 21 जून. ओके, तो सेम डे विच इज फॉर योगा, द सेम डे इज फॉर दिस ऑल्सो. तो कभी कभी क्या होता है, बड़े डे की मास्किंग में छोटा डे छुप जाता है, तो हमें दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ठीक है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज द इंडिया इराक जॉइंट कमीशन वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इंडियन इराक की एक जॉइंट कमीशन हुई, यानी इंडिया और इराक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है कमीशन में। वो किस पर्टिकुलर जगह पे हेल्ड हुई? बगदाद, जयपुर, नजाफ या न्यू दिल्ली? ठीक है, अब जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। एक कॉमन सेंस से बच्चा बताएगा न्यू दिल्ली, लेकिन कभी कभी कॉमन सेंस सही हो जाती है, वो आपकी किस्मत हो सकती है, मैं उसको फेवरेबल में नहीं लूंगी कि नहीं आप ऐसा करिए। ठीक, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे क्या हुई है? 18th जॉइंट कमीशन हुई है इराक और किसकी? इराक की और किसकी हुई? इंडिया की। और इसमें हुआ क्या है कि दो मिनिस्ट्रीज, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये दो मिनिस्ट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व होकर जॉइंट कमीशन में आ रही हैं। और ये इन्होंने डिस्कशन, मेनली क्या होना है, डिस्कशन यही होना है कि कैसे एनर्जी को डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में बिल्डअप किया जा सकता है, कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होगा और ये कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question in front of your screen is who is the following is considered as father of library movement in Kerala? लाइब्रेरी मूवमेंट एक मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है कि कब हुई थी, कैसे हुई थी, बट अभी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है। अब आपको बताना है कि किसको किसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पीएन पनिकर, जॉन मथाई, एमजे के मेनन या केआर नारायणन? ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ और उसको मैं करंट से रिलेट करके बताऊंगी। ठीक, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पीएन पनिकर। तो पीएन पनिकर इसका आंसर है और इसका रीजन क्या है कि देखिए 1990s में जो केरला के लिटरेसी का रेट इतना बढ़ा, उसका कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और चूंकि इन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था बुक्स को प्रमोट करके, रीडिंग्स को प्रमोट करके, कि इन्हीं के वजह से 19 जून को 1995 में जब इनकी डेथ हुई तो उस डे को हम सेलिब्रेट करने लगे एज नेशनल लाइब्रेरी डे और नेशनल रीडिंग डे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और प्लस मॉडर्न हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है रिसेंटली सीन इन द न्यूज हाई वाइज रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अब पॉइंट है मैम, पहले ये तो बताइए कि हाई वाइज का मतलब क्या हुआ। देखिए हाई वाइज इज नथिंग, इट इज अ सिंपल मीनिंग। अब आप गेस कर सकते हो, हाई इज फॉर हिमालयन। ठीक है, वाई में क्या होगा? वाइज समवेयर स्टैंड करता है। आई स्टैंड्स फॉर कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी है, या वाइज मतलब वेट एरिया हो गया, या इनलैंड हो गया, या सोसाइटी हो गई, इकोलॉजी। ठीक है, वेटलैंड या फिर आई से इनलैंड या फिर सोसाइटी, इकोसिस्टम। ठीक है, तो आई इज फॉर इनलैंड एंड इट इज फॉर आइस ऑल्सो। ठीक है, आइस के लिए वो जा सकता है। लेट मी क्लीन द बोर्ड। ओके, तो वाइस के लिए हमने क्या बोला? यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल वेटलैंड, आइस, सोसाइटी, एनवायरमेंट या इकोसिस्टम। ठीक, तो इसकी रिपोर्ट आई है, उसने क्या रिलीज किया? रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसने रिलीज किया? तो रिलीज करने वाले हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन। इंपॉर्टेंट रीजन इज, देखिए हमने आरटी क्वेश्चन का पॉइंट पढ़ा था, उसका रीजन जैसे था वैसे ही इसका भी था कि इन्होंने ये जो रिपोर्ट रिलीज की है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो मेन जो वाटर हिंदू कुश से निकलता है, हिमालय से निकलता है, वो गंगा और इंदस में मेनली उसका वाटर फ्लो आता है ना। तो ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ 2050 तक इसका फ्लो बहुत ज़्यादा रहेगा और लॉन्ग टर्म में 2100 यानी 2100 तक उसका फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कब तक जो ग्लेशियर्स या जब तक जो भी स्नो होगी वो मेल्ट हो चुकी होगी। तो ये एक डिजास्टरस इवेंट है जो कि नहीं होना चाहिए बट हो रहा है। जबकि हमने ब्लू डीप ओशन में क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि उसमें 2030 तक वहाँ की स्नो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। इसमें सिंपली ये है कि हिंदू कुश एरिया में हिमालयन रीजन से जो भी
स्नो हो रही है या जो भी ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे इंदस और गंगा के जो वाटर है उसको स्टार्टिंग में 2050 तक तो बहुत वाटर फ्लो बढ़ा देगा, लेकिन उसके बाद उसका फ्लो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जो कि क्लाइमेट परस्पेक्टिव से एक अच्छा सिग्नल नहीं है। ओके, सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर यू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है समटाइम सीन इन द न्यूज दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, डेली। अब यहाँ देखिए आपको फिर से क्वेश्चन आ गया गवर्नमेंट स्कीम से। हम इसीलिए देखिए रोज बाकी चीजों से आपको करंट अफेयर इसीलिए अलग लगेगा कि बाकी जगह हर तरह के क्वेश्चन है, हम सिर्फ बुला रहे हैं जो आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, जो पैटर्न है, जिस तरह से उनका ऑब्जर्वेशन रहता है, जिस तरह के क्वेश्चन वो इंकलकेट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये था। अब डे नून में वो डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं, लेकिन आपको दे रखा है अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। देखिए अगर हम कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या स्कीम ला रहे हैं तो प्लीज इसको ऐसे तो पढ़ाई करो, एक बार नेट पे जाके सर्फिंग कर लिया करो कि क्या क्या और चीजें इसके बारे में जान सकते हो, क्योंकि समवेयर और अदर वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। हम एक लेवल तक आपकी एक्यूरेसी जान सकते हैं कि हाँ ये पूछा जा सकता है जिससे हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, बट आप उसको अगर इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ लोगे, थोड़ा सा डिटेल में जाके, तो वो रोज रोज का बिल्डअप आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप किसी भी पेपर में बैठ रहे हो, लेट इट बी एक्स वाई और एयरफोर्स और सीडीएस और एनडीए, आप उसको सेल थ्रू कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें आंसर क्या है। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब पॉइंट ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कैसे काम कर रहा है। देखिए एक इंपॉर्टेंट काम हुआ यूएनडीपी। आप समझते हो यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने एक कोलैबोरेशन करी है किसके साथ? इनके साथ। कौन है ये? डे NULM। इनके साथ कोलैबोरेशन की है और इस कोलैबोरेशन में ये बोला है कि हम जो है ना फोकस करेंगे कि करियर चॉइसेस विमेन के लिए स्पेशली काम करें, कि विमेन जो है अपनी आने वाले समय में करियर चॉइसेस एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कैसे दूर सकती हैं, उस पर काम होगा। तो उसमें यूएन जो है इनको सपोर्ट करेगा और ये 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, 2025 के बियॉन्ड तक चलेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इस स्कीम को पढ़ लीजिएगा, कब आई थी, क्या क्या इसके पॉइंटर्स हैं, किस ईयर में आई थी, कैसे स्टैब्लिश हुई, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली हैवी रेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंड स्टॉर्म्स एंड फ्लड थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द वाटर एक्सेस ऑफ द कम्युनिटीज लिविंग इन द लेक विक्टोरिया बेसिन। अब लेक विक्टोरिया बहुत फेमस है ना, आप सबको पता होगा ये बहुत फेमस है। अब मुझे ये बताइए आप जरा कि ये जो लेक मेंशन किया गया है ये कहाँ पे नहीं है, यानी इनमें से किस कंट्री में वो लाई नहीं करता है। ठीक है, अब लेक विक्टोरिया के बारे में आपको बताना है। नाउ सी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज हैवी रेन विंड स्टॉर्म आई है एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर विक्टोरिया लेक है उसके पास, और वहाँ पे सर्वाइवल जो है कम्युनिटी का या वाटर का वो बहुत रिड्यूस हो गया है। तो उसका रीजन क्या है? ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू इज, अब आपको ये पूछ रहे हैं कि उसके आसपास की बाउंड्री क्या है। ठीक है, तो तंजानिया है, केनिया है, युगांडा है या रवांडा है। ठीक है, इनमें से किसको वो सराउंड नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे उसका मैप आना चाहिए। अब देखिए, अब आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये हमारा लेक विक्टोरिया है। ठीक है, लेक विक्टोरिया का होने का मतलब ये है कि लेक विक्टोरिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन अफ्रीका है। ठीक है, तो ये कहाँ का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है? ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है अफ्रीका का, ईस्टर्न अफ्रीका में ये एरिया पड़ता है। अब पॉइंट आता है कि मैम इसमें समझना क्या है। तो इसमें बेटा ये ध्यान रखो कि जैसे आपको दे रखा है लेक विक्टोरिया, तो अब इसमें देखिए कि किसको किसको सराउंड कर रहा है। युगांडा को सराउंड कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है। अब दूसरा बताइए किसको कर रहा है? तंजानिया को कर रहा है। अब किसको सराउंड कर रहा है? थोड़ा सा एरिया ये केनिया को भी सराउंड कर रहा है। तो यानी अगर हमसे पूछा जाए कि किसको किसको सराउंड कर रहा है, तो युगांडा को कर रहा है, केनिया को कर रहा है और तंजानिया को कर रहा है। अब इसके कैपिटल भी देख लीजिए साथ में हमारे पास। अब हमने ये स्क्रीन पे देखा, अब इसके बाद हमें ये तो क्लियर हो गया कि मैम युगांडा हो गया, केनिया हो गया, तंजानिया हो गया और ये अफ्रीका के कंट्रीज हैं। अब मैं आपको इसी के साथ अगर नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड पे लेके जाऊं तो आप ऑब्जर्व करेंगे, ये आपकी स्लाइड आती है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? छोटा सा लेक है, प्यारा सा फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और युगांडा है जिसका कैपिटल क्या हो गया? कंपाला। उसी तरह से केनिया है जिसका कैपिटल क्या होगा? नैरोबी, और तंजानिया है जिसका कैपिटल क्या होगा? डोडोमा।
ठीक है। उसके अलावा ये नॉर्मल कहीं भी अटैच नहीं है, यानी यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट हमने आपको ये बता दिया, अब वापस से इसको ऑब्जर्वेशन में लाइए। ये आपका लेक विक्टोरिया था, ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है और ये टच हो रहा है, ठीक। रवांडा नहीं टच हो रहा है क्योंकि रवांडा बहुत अंदर की तरफ है, जबकि ये वाली चीज़ इसके क्लोज है। अब वापस से पुरानी स्लाइड में आ जाए, चलिए आ गए आपके लिए पुरानी स्लाइड में। ये लेक विक्टोरिया था, इसको सराउंड करने वाला युगांडा है, दूसरे नंबर पे केनिया है, तीसरे नंबर पे तंजानिया है, और कोई कंट्री इसको सराउंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नॉर्मल क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमारा नॉर्मल क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए एंड आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन कि विच ऑफ द एरिया नहीं सराउंड कर रहा है। पॉइंट आया मैम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए हो क्या रहा है, इस फ्रेश वाटर लेक के पास बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेशन हो रहा है स्टॉर्म्स आने की वजह से। वहाँ का जो वाटर इन्वायरमेंट है वो थ्रेटन हो रहा है, और ये बहुत बड़ा नाइल का रिजर्वॉयर भी है ये लेक, ठीक है। तो वहाँ थ्रेटन होने की वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब बताना है आपको ये है कि तंजानिया है, केनिया, युगांडा, रवांडा में कौन सा कंट्री है जो सराउंड नहीं कर रहा है। ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, ठीक है। ओके, नाउ द करेक्ट आंसर आई एम टेलिंग ओवर हियर इज रवांडा को सराउंड नहीं कर रहा था, तंजानिया कर रहा था, केनिया को कर रहा था, युगांडा को कर रहा था। अब आपको इसके साथ ये बताइए कि इसके कैपिटल क्या है। सो यू हैव टू टेल द कैपिटल एंड यू हैव टू टेल द country which it is not surrounding. Okay, moving to the next question. ठीक है, तो ये आज के लिए बड़ा प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन था, और इसके साथ हम आज की स्लाइड एंड करते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द करंट अफेयर्स। अब आप और ज़्यादा क्वेश्चंस को जानने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट डे, यानी सैटरडे के लिए। और हम प्लीज रिमेंबर, संडे को हम स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लाते हैं जिसमें क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ते हैं और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन ना होके खाली क्वेश्चन डिस्कशन होता है, ठीक है। तो प्लीज डू दैट, सी दैट सेशन, दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर NDA, CDS, AFCAT and any of the defense examination in which you are going to appear. Till that time,